जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी बुक जो है गुधोली भाग 2, ये बुक जो है इस बुक के हम लोग अध्याय 1 यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑल ऑब्जेक्टिव हम लोग यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। देखिए, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम लोग का प्रश्न 1 हेडिंग आप देख सकते हैं, श्रम विभाजन और एवं जाति प्रथा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 1 में है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है नलिनी विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी में है मैक्स मुलर, और ऑप्शन नंबर डी में है भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। और यहाँ ऑप्शन डी होगा, डी नहीं होगा, डी में महात्मा गांधी। बताइए कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर साहब ही थे। तो ये जो है, ये ना भीमराव अंबेडकर साहब, ये है संविधान के रचयिता भी है, संविधान का निर्माता भी है, संविधान के निर्माता के नाम से भी जानते हैं, संविधान निर्माता, संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं अंबेडकर साहब। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 2, भीमराव अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब? 14 अप्रैल 1890 को, या फिर 15 अप्रैल 1890 को, या फिर 14 अप्रैल 1891 को, या फिर 15 अप्रैल 1891 को। हम जानते हैं जो भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था, भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था 1891 में। अब ये 15 अप्रैल या 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में, माहूद मध्य प्रदेश में अंबेडकर साहब का जन्म कहाँ हुआ था? माहू मध्य प्रदेश में। यानी कि ये माहू जो है, माहू गांव का नाम है, ये मध्य प्रदेश राज्य का नाम है, यानी मध्य प्रदेश राज्य में माहू नामक गांव में जन्म हुआ था भीमराव अंबेडकर साहब का। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 3, प्रश्न आपका बोल रहा है यहाँ पर, भीमराव अंबेडकर कहाँ के रहने वाले थे? भीमराव अंबेडकर साहब कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। तो अभी अभी हमें आपको बताया है, जो अंबेडकर साहब जो हैं वो माहू मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। माहू नामक गांव, अगर गांव पूछे तो माहू नामक गांव, माहू नामक गांव मध्य प्रदेश में के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 4 आपका बोल रहा है यहाँ पर, अंबेडकर साहब उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? अंबेडकर साहब उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? अंबेडकर साहब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका गए। न्यूयॉर्क एक शहर है अमेरिका में है, जो लंदन यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, लंदन इंग्लैंड, लंदन गए थे जो कि इंग्लैंड में है। ए और बी, सी नंबर में, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, यानी कि ये दोनों जगह गए थे, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि अंबेडकर साहब पहले गए थे न्यूयॉर्क अमेरिका, और उसके बाद गए थे लंदन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही लंदन शहर का नाम है। पहले अमेरिका गए थे न्यूयॉर्क शहर, उसके बाद गए थे यहाँ पे इंग्लैंड यानी कि लंदन, यहाँ भी गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर, किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर साहब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? किसके प्रोत्साहन पे गए थे? तो महात्मा गांधी के प्रोत्साहन पे गए थे, मैक्स मुलर के प्रोत्साहन पे गए थे, या बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे गए थे, या अमरकांत के प्रोत्साहन पे गए थे? किसके प्रोत्साहन पे गए थे? तो अंबेडकर साहब जो है ना, वो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए पहले कहाँ गए थे? तो पहले गए थे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क शहर जो है, वो शहर कौन सा था? एक मिनट, यहाँ आप देखिए, न्यूयॉर्क शहर का नाम ही है देश अमेरिका, यानी कि अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर है, वहाँ गए थे। उसके बाद कहाँ गए थे? तो उसके बाद गए थे लंदन, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, बाबा साहेब के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? बाबा साहेब के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो बाबा साहेब के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कितने थे? 2 थे। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो बताइए कितने थे? तो बाबा साहेब के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो 3 थे। बाबा साहेब के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे? 3 थे। तीनों का नाम भी मैं लिख देता हूँ। मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो मुख्य प्रेरक व्यक्ति 3 थे। कौन कौन थे? तो पहला थे बुद्ध, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बुद्ध, और दूसरा थे कबीर, और तीसरा थे ज्योतिबा फुले,
ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले ये जो है ये तीन थे बाबा साहेब के प्रमुख प्रेरक, यानी कि मुख्यतः प्रेरक थे, तीन प्रेरक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यानी कि प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, बाबा साहब के मुख्यतः तीन व्यक्ति कौन कौन थे। देखिए मुख्यतः अभी हम लोग यहाँ पर अभी तुरंत में देखे हैं ना, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग देखे हैं ना, जो बाबा साहब के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे, तीन थे। कौन कौन थे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, बाबा साहब के मुख्यतः तीन व्यक्ति कौन कौन थे, तो देखेंगे बुद्ध, कबीर और महात्मा गांधी। नहीं, ये नहीं होगा। बुद्ध, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कबीर, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी ये भी आपका गलत होगा। सही आंसर हो जाएगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, यानी कि प्रश्न नंबर 8, बाबा साहब का मृत्यु कब हुआ था। बाबा साहब का मृत्यु कब हुआ था। हम जानते हैं जो बाबा साहब का मृत्यु कब हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है दिसंबर 1950। ये ध्यान रखिएगा, देखिए टोटल में दिसंबर ही है, यानी कि ये हम समझ सकते हैं कि दिसंबर मंथ में, यानी कि दिसंबर में उसकी मृत्यु हुई थी। ईस्वी कौन थी, दिसंबर 1952 थी या फिर 1954 थी या फिर 1956 थी। तो हम लोग जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु हुआ था वो था दिसंबर 1956 ईस्वी में। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ था, तो मृत्यु दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये आगे प्रश्न होगा, मृत्यु कहाँ हुआ था, तो मृत्यु दिल्ली में हुआ था। क्या, और डेट का बात करिएगा ना तो 6 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ, क्या लिख देता हूँ, 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, और दिल्ली में ही उसके अपने ही घर पर हुआ था। कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को ध्यान में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यानी कि प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बाबा साहेब के संपूर्ण वाङ्मय को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था। बाबा साहेब का जो वाङ्मय था उसको कितने खंडों में विभाजित किया गया था, यानी प्रकाशित किया गया था, कितने खंडों में। ऑप्शन नंबर ए में है 20 खंडों में, ऑप्शन नंबर बी में है 21 खंडों में, ऑप्शन नंबर सी में है 22 खंडों में और ऑप्शन नंबर डी में है 23 खंडों में। तो हम लोग जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय था उसको 21 खंडों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर, 1936 का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था। बताइए 1936 का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था। लाहौर में हुआ था या फिर इस्लामाबाद में हुआ था या फिर लाहौर और इस्लामाबाद दोनों में हुआ था। देखिए कोई भी सम्मेलन होगा या मान लीजिए कोई भी मीटिंग होगा तो मीटिंग एक ही जगह होगा कि दो जगह होगा, दो जगह हो सकता है एक साथ, कभी नहीं, कभी एक जगह एक साथ नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं दिखाता हूँ। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है ए और दो दोनों, यानी कि लाहौर और इस्लामाबाद दोनों जगह नहीं, ये जो हुई थी ये कोनो एक ही जगह हुई थी। ये तो ऑप्शन नंबर सी पहले ही गलती है। ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, देखते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हुआ क्योंकि इसमें राइट आंसर दिया गया है। राइट आंसर है आपका यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर। बाबा साहब का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 ईस्वी में, वो कहाँ हुआ था, तो वो लाहौर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर, जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का विधा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का विधा क्या है, यानी वो क्या है। निबंध है, कहानी है या फिर भाषण है या फिर व्यक्ति चित्र है। ठीक है, व्यक्ति चित्र होगा, ये गलती है, यहाँ पर व्यक्ति चित्र होगा, व्यक्ति चित्र। ठीक है, व्यक्ति चित्र होगा। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये इसकी विधा क्या होगी, तो ध्यान में रखिएगा ये एक निबंध है। क्या है, ये एक निबंध है। ठीक है, कहानी नहीं है, निबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 12। प्रश्न नंबर 12 में सवाल बोल रहा है, किसने कहा था कि जाति इस युग में भी जातिवाद की कमी नहीं है। किसने कहा था कि ये यहाँ पे जाति नहीं होगा, यहाँ पर जाति नहीं होगा। किसने कहा था कि इस युग में भी जातिवाद की कमी नहीं है, किसने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मैक्स मुलर ने कहा था या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बात जो कही थी किसने कही थी, तो वो कही थी भीमराव अंबेडकर साहब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 13। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न बोल रहा है, जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है। जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है, बताइए। जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है। जाति प्रथा का दूसरा रूप श्रम कार्यकुशलता है
या सभ्य समाज है, या श्रम विभाजन है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइए क्या होगा। देखिए, जाति प्रथा का जो दूसरा रूप है उसको हम लोग बोलते हैं श्रम विभाजन। क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर सी, श्रम विभाजन। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, इसका दूसरा रूप यानी इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं श्रम विभाजन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में यहाँ पर बोल रहा है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है, या फिर श्रम विभाजन है, या फिर जाति प्रथा और श्रम विभाजन दोनों है। ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। कौन है बताइए। देखिए, हम लोग जानते हैं जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक ही चीज़ है। कैसे? अभी हम लोग यहाँ पर तुरंत में देखे हैं, जो श्रम विभाजन यानी कि जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या है? श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा दोनों होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ए और बी दोनों, जाति प्रथा और श्रम विभाजन दोनों इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, बेरोजगारी का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपको यहाँ पर 15। प्रश्न नंबर 15 में देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 15 में बोल रहा है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा किस गुण पर निर्भर करता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस गुण पर निर्भर करता है? उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर उसकी कला पर निर्भर करता है, या फिर उसकी पेशा पर निर्भर करता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, उसकी इच्छा पे तो बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, ये ऑप्शन गलत है। उसकी कला पे भी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो है ना, जो आपके पूर्वज किए हैं वही काम करना होता है। तो पेशा यानी कि पेशा जो है उन पे निर्भर होता है। ये किस पे निर्भर होता है? पेशा पे, यानी कि उसकी पेशा पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 16। प्रश्न नंबर 16 में बोल रहा है, गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे माना है? यानी ये पूरा क्वेश्चन होगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे माना है? बेरोजगारी को माना है, या फिर श्रम विभाजन को माना है, या फिर ए और बी दोनों को माना है, या फिर इसमें क्या माना है? देखिए तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको श्रम विभाजन। श्रम विभाजन को, श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन के कारण ही ना बेरोजगारी आता है, श्रम विभाजन के कारण ही ना बेरोजगारी आता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। यानी कि श्रम विभाजन को बेरोजगारी और गरीबी से भी, यानी गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या माना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपको 17। प्रश्न नंबर 17 में बोल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को क्या माना गया है? आर्थिक पहलू से, यानी अपने अर्थव्यवस्था के पहलू से भी जातिवाद को क्या माना है? जाति प्रथा को क्या माना है? लाभदायक माना है, हानिकारक माना है, ए और बी दोनों, यानी लाभदायक और हानिकारक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं किसी भी तरह से होगा तो जाति प्रथा हानिकारक ही होगा, इससे फायदा तो कभी होगा नहीं, हमेशा ही लॉस ही होगा, घाटा ही होगा, हानि ही होगा, तो हानिकारक माना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में बोल रहा है यहाँ पर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए, इससे पहले हम लोग अभी पढ़े हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पर देखिए, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो हम लोग अभी पढ़े हैं जो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो माहू, यानी माहू गांव का नाम है, मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश राज्य का नाम है। तो क्या हो जाएगा आंसर? मध्य प्रदेश। यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था यहाँ पर हम लोग को, वो हुआ था यहाँ पर किस राज्य में? तो गुजरात में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार में तो कतई नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर आपको, जो भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? हिंदी रूपांतरण किसने किया था? देखिए, इसका जो हिंदी रूपांतरण किया था, हृदय सिंह यादव किया था, या फिर ललन सिंह यादव किया था, या फिर रूपक सिंह यादव किया था, या फिर ललन सिंह यादव किया था? हम लोग जानते हैं इसका जो हिंदी रूपांतरण किया था वो ललन सिंह यादव ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20।
प्रश्न नंबर 20 में बोल रहा है यहाँ पर, जो भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है। अभी मैं आपको पीछे बताया हूँ जो इन्हें भारतीय संविधान का भी निर्माता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मैं आपको पीछे अभी तुरंत में बताया हूँ, जो भीमराव अंबेडकर साहब को जो है भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 में है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, किस भाषण का है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है द कास्ट इन इंडिया, और ऑप्शन नंबर में बी में बोल रहा है जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, और ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है हु आर सुदरूज। देखिए अभी मैं पीछे यहाँ पर आप लोग को बताया हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यही है ना संविधान का निर्माता, नहीं ये नहीं है। अंबेडकर साहब का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, ललई सिंह यादव ने किया था। किसका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, ठीक है। और अभी का जो सवाल है वर्तमान का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है, किस भाषण से, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। किससे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में यहाँ पर बोल रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता या भातृत्व का आधारी होगा, किसे कहा जाता है। आधारी नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको, यहाँ पे है आधारी, क्या होगा। तो सब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख ऑप्शन पढ़ते हैं, कुछ ध्यान में आ जाए। मैक्स मुलर को, भीमराव अंबेडकर को, या बिरजू महाराज को, या फिर आज्ञा को। ये बोल रहा है इसका जो है अधिकार, ओके यहाँ पर होगा आधारित, क्या होगा, आधारित, ठीक है। यहाँ पर आधारित होगा, यहाँ पे तो छूट गया है। बोल रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, यानी किस पर आधारित होगा, किसे कहा था, किसने कहा था होगा, किससे नहीं, किसने कहा था। ये जो है ये भातृत्व पर आधारित होगा, आदर्श समाज, किसने कहा था, तो ये कहा था हम लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर साहब ने, क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब ने ये कहानी नहीं, निबंध लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपको यहाँ पर इस प्रश्न नंबर 23, देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 23 में बोल रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है, भाईचारे के लिए आवश्यक मानता है, या फिर रूढ़िवादी के लिए आवश्यक मानता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं ये जो है, ये लोग उसका कहना था अगर जातिवाद यानी कि श्रम विभाजन किए रहेंगे, काम बांटे रहेंगे, तब तो कोई वह काम करेगा। जैसे कि हम लोग हमारे गाँव में देखे होंगे कारपेंटर क्या करते हैं, केवल कारपेंटर का काम करते हैं, जो भी टेबल कुर्सी जो भी होती है हमारी बेड सब जो होती है वो सब बनाने का काम करते हैं, उसे कारपेंटर हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काम बांटा रहेगा तब तो कोई करेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसको हो सकता है जो उसको कारपेंट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, कोई और काम करने में उसे इंटरेस्ट हो, उसमें उसकी कला हो, बट ये कला पे आधारित है नहीं, ये आधारित किस पे है, तो ये आधारित है पेशा पर, ठीक है। किस पे आधारित है, तो पेशा पर आधारित है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न इसका सही आंसर कहाँ बताए, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए, यानी कार्य शांति से होने के लिए, कार्यकुशलता के लिए यह जरूरी है, उसका मानना था, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 में देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 में बोल रहा है जो समाज और राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए थे, किसके किए थे, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है किसके, अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, या उपयुक्त सभी। देखिए इन्होंने जो प्रयास किया था अधिकार दिलाने का, मानवीय अधिकार किसको, अछूतों को भी दिलाया था, स्त्रियों को, मजदूरों को, तीनों के लिए लड़ा था। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में बोल रहा है यहाँ पर, प्रश्न पढ़िए, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। अभी हम लोग पीछे पढ़े ही हैं जो विडंबना, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी में है जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। ऑप्शन नंबर सी में है जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तो विडंबना की बात है नहीं, भीमराव अंबेडकर की विडंबना की बात नहीं है। विडंबना की बात यह है कि ऑप्शन नंबर ए में जो है, क्या ऑप्शन नंबर ए में है, इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं। यह भीमराव अंबेडकर साहब की विडंबना की बात है। यानी कि 25 का जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपको यहाँ पर 26। प्रश्न नंबर 26 में बोल रहा है अंबेडकर साहब के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। भाईचारे का वास्तविक रूप शहद की तरह नहीं, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या फिर यहाँ पे शक्कर होगा। ठीक है, यहाँ पे शक्कर हो गया या फिर शहद होगा, शक्कर होगा या शहद होगा। यहाँ पे शक्कर लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ, गलती से लिखा गया है शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए शक्कर और पानी का मिश्रण ये तो प्रॉपर मिल नहीं पाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, इसको बाद में देखेंगे। दूध और पानी को मिलाइएगा तो पूरी तरह से मिल जाता है। यानी कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह ये होगा भाईचारे का अर्थ। ठीक है, भाईचारे का वास्तविक अर्थ अंबेडकर साहब के अनुसार ये माना। अंबेडकर साहब ने ये बोला है जो भाईचारे का जो वास्तविक अर्थ होगा वो होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपको यहाँ पर 27। प्रश्न नंबर 27 में क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 27 में बोल रहा है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मैं आपको बताया हूँ मनुष्य की इच्छा पर, यानी इच्छा रुचि एक ही बात होता है, इच्छा पर, रुचि पर या फिर कला पर आधारित नहीं होता है। यह कथन किस पाठ का है, यह कथन शिक्षा और संस्कृति का है, ये जो है एक चैप्टर का नाम है, या फिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है, मछली का है, या फिर नौबत खाने में इबादत का है। देखिए अभी जो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये किसकी बात होगी, यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की ही है। ठीक है, वैसे हम लोग जानते भी हैं जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यानी कि प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में बोल रहा है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध भी देती है। चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 के हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा की इसका जो है इसका हम लोग क्या हल किए, इसका हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव को हल कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव को देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव ही। ठीक है, तो हर एक्सरसाइज का आपको हर चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो ये कथन किसने कहा था ये पूछ रहा है। तो ये कथन राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या फिर नलिनी लोचन शर्मा ने कहा था, या अमरकांत ने कहा था, या भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। तो हम लोग जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर साहब ने ही कहा था। जो इसे जो है जीवन भर के लिए उसी पेशे के काम में बांध देती है, चाहे उसमें इच्छा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें उसे कला हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बट उसी में वो बांध देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 29। प्रश्न नंबर 29 में देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 29 में बोल रहा है यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है, 20 के दांत का, नहीं 20 के श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, या फिर भारत से हमने क्या सीखा इस पाठ का, या फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये सब जो है ना याद रखिएगा, ये सब एक चैप्टर का नाम है। ठीक है, चैप्टर का नाम है। तो ये किसकी बात है, विडंबना की जब हम लोग बात करते हैं तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 30। प्रश्न नंबर 30 में क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोल रहा है बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, हम लोग जानते हैं ये जो है ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिनी लोचन शर्मा नहीं, गुणाकर मूल्य नहीं, भीमराव अंबेडकर साहब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में बोल रहा है यहाँ पर आपको जो हु आर सुद्रुज किन की रचना है, ये भी किन की है, ये भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपको यहाँ पर 33। प्रश्न नंबर 33 में बोल रहा है अंबेडकर ने
किसको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया था। ये सवाल 2 बार आ गया है, पीछे भी आया था। ये अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, उपयुक्त सभी को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन सभी को, ये सवाल 2 बार आ गया, इससे पहले भी ये सवाल आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 34 में बोल रहा है आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सवाल अनुसार, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ये जो है आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, या फिर समानता पर, या फिर भातृत्व पर, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या हो। इसका मतलब हो स्वतंत्रता, इसका मतलब तो जानते ही आज़ादी, यानी कि फुल आज़ादी से, ठीक है, आधारित आज़ादी पर, या फिर समानता यानी कि सभी को एक समान मानना, सभी को एक समान मानना, चाहे वह किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, उसे एक समान मानना। और भातृत्व का मतलब है भाईचारे। क्या? भाईचारे। भाईचारे का मतलब अभी मैं आप लोग को बताया हूँ, भाईचारे। ये भाईचारे पर आधारित होना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी, यानी इन सभी पर आधारित होना चाहिए। तो इन सभी पर ही आधारित होगा। बेस्ट क्या होगा? इन सभी हो, यानी कि आज़ादी भी रहे, उनमें जो है सभी को एक समान माना जाए, चाहे वह किसी भी जाति का हो, और उनमें भाईचारा भी हो, तो उसको हम लोग आदर्श समाज कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपको यहाँ पर 35। अभी हम लोग देखें प्रश्न नंबर 34, तो प्रश्न नंबर 36 में आगे 35 देखना है हम लोग को। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 में 1 मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ गए हम लोग। प्रश्न नंबर जो हम लोग अभी देखेंगे, प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 35। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 35 में बोल रहा है द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया। अभी तो हम लोग पीछे भी बताए हैं, जो द कास्ट इन इंडिया जो है वो भीमराव अम्बेडकर साहब के लिखा गया है। ये थोड़ा सा गलती हो गया, भीमराव, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 36 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा का भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन में तैयार हुआ था, के लिए तैयार हुआ था? किस वार्षिक सम्मेलन के? लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन? अभी हम लोग यहाँ पर देखे हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, तो लाहौर का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था और किस वार्षिक सम्मेलन का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, ये नहीं है, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। 25 भीमराव अम्बेडकर साहब, नहीं ये भी नहीं है, उसमें जो था उसमें हम लोग देख लेते हैं अभी, द कास्ट इन इंडिया, ये नहीं। 32 नंबर का हम लोग नहीं देखे हैं, सॉरी 32 नंबर का सवाल छूट गया क्या? हाँ 32 नंबर का सवाल छूट गया, सॉरी 32 नंबर का सवाल छूट गया। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम और सहयोग। हम लोग जानते हैं भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र, यानी कि स्वतंत्रता, लोग जो पब्लिक जो चाहे उसकी जो इच्छा हो वो करे। ठीक है, ये सवाल छूट गया था, सॉरी। चलिए देखिए, अभी हम लोग किसको ढूंढ रहे थे, तो अभी हम लोग किस पे बात कर रहे थे, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये जो बोल रहा है ये 1936 में वार्षिक सम्मेलन हुआ था लाहौर में, उसके लिए ये तैयार हुआ था लाहौर में। जो क्यों बोले 1937 क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग अभी पीछे थोड़ा सा पढ़े हैं, ढूंढना पड़ेगा, जो क्या 1936 में ही वार्षिक सम्मेलन हुआ था। कहाँ? तो लाहौर में 1936 में ही हुआ था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1936। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपको यहाँ पर 37। प्रश्न नंबर 37 में बोल रहा है इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार ये कैसी बात है? सम्मान की बात है, विडंबना की बात है, आदर्श की बात है, या फिर गौरव की बात है? तो हम लोग को याद होगा, उन्होंने बोला था यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की कमी नहीं है। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा? विडंबना की बात है। किसकी बात है? विडंबना की बात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में सवाल आपको यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है, तो सवाल बोल रहा है देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है, यानी देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है, किनकी है? यतेंद्र मिश्र की है, या फिर रामविलास शर्मा की है, महात्मा गांधी की है, भीमराव अम्बेडकर साहब की है? तो हम लोग जानते हैं ये किसकी है, भीमराव अम्बेडकर साहब की। किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर साहब की। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, और क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, सवाल बोल रहा है यहाँ पर, देखिए जो विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? सामर्थक,
समर्थक या फिर पालक या उपास या फिर अचानक। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ये कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा, कहानी पढ़े होंगे तो निबंध पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ये जो है उपहास की बात है। ठीक है, विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या? विडंबना का अर्थ होता है उपहास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 में देखिए टोटल प्रश्न कितने हैं? टोटल प्रश्न 41 ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यानी प्रश्न नंबर 40 बोल रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी या फिर उद्योग एवं धंधों की कमी। उद्योग धंधों की कमी और या अमीरी। अमीरी तो बेरोजगारी का कारण हो ही नहीं सकता है। ठीक है, गरीबी भी बेरोजगारी का कारण नहीं हो सकता। किसका? जाति प्रथा का सॉरी, इसमें गरीबी नहीं लेकिन अमीरी नहीं होगा, ये कंफर्म है। क्या? या तो होगा आपका बेरोजगारी कैसे होगा जाति प्रथा का? जाति प्रथा का बेरोजगारी ही कारण है जाति प्रथा का। यहाँ गरीबी भी नहीं होगा, बेरोजगारी, जाति प्रथा भी नहीं होगा, तो हो जाएगा आपका उद्योग धंधों की कमी, यानी कि काम की कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 40 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर उद्योग एवं धंधों की कमी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो कि लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है ये लास्ट प्रश्न है, यानी कि इसमें टोटल 41 ही प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पर आपको बोल रहा है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? नलिनी विलोचन शर्मा को, यतीन्द्र मिश्र को, भीमराव अंबेडकर को या फिर अमरकांत को? हम लोग जानते हैं ये जो है मानव मुक्ति, यहाँ पर मुक्ति शायद व्यक्ति बोल दिए थे, सॉरी, ये मुक्ति है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर साहब को कहते हैं। ये अगर आप निबंध पढ़े थे तो ये लास्ट पॉइंट पर ये लिखा हुआ है, जो भीमराव अंबेडकर साहब को मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो हम लोग चैप्टर नंबर 1, यानी कि मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 बुधोली भाग 2 जो है, यानी ये जो है हिंदी बुक भाग 2, उसके हम लोग चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 के हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा की इसका जो है, इसका हम लोग क्या हल किए? इसका हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव को हल कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव को देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव ही। ठीक है, हर चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।